हाय व्हाट्सअप, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रीस्ट सीरीज का एपिसोड 13 और 14। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। सपने से बाहर आने के बाद माइकल फादर मून को सब कुछ बताता है जो सपने में हुआ और पूछता है कि 10 नवंबर 2010 को क्या हुआ था। तब फादर मून पूछते हैं कि आखिर डीमन ने तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ क्या किया है। माइकल बताता है कि फादर जियोंग ने बॉक्स चुराया जिसके बाद यून पोजेस्ड हुई थी और उस बॉक्स को लौटाने वाले फादर मून थे। फादर कहते हैं कि अब तुम अपनी खोई यादों को जान चुके हो, जिसके बाद वो मून से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही यून और माइकल को अलग होना पड़ा था। लेकिन माइकल कहता है कि इसमें फादर की कोई गलती नहीं है, ये उसका फैसला था। माइकल कहता है कि ये सपना देखने के बाद वो जानता है कि ये लड़ाई उसे ही लड़नी है। वो बताता है कि सपने में फादर मून डेविल वर्शिपर बन गए थे ताकि उस डीमन को कैद कर सकें और उनकी जान चली गई थी। माइकल ने बहुत कोशिश की लेकिन वो डीमन को पकड़ नहीं पाया, इसीलिए उसने प्रीस्ट की पोजीशन तक छोड़ने की सोची थी। वो कहता है कि वो इस सपने से जाग पाया तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, और अगर माइकल नहीं बदला तो ये सपना हकीकत बन जाएगा। फादर मून माइकल को गले लगाते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, जिसपे माइकल कहता है कि जिंदा रहने के लिए थैंक यू फादर मून। वो फादर मून को जिंदा देख के बहुत खुश था। माइकल जब ये सपना फादर मून को बता रहा था तो फादर मून ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था और अब फादर मून माइकल की रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप को दिखाते हैं। और यहाँ डिटेक्टिव डो क्यून माइकल से माफी मांगता है कि उसने माइकल को उसका अतीत नहीं बताया। योंगपिल को छोड़ के सबको माइकल का अतीत पता था। माइकल ने अभी तक जो भी देखा वो सब सच नहीं होगा, लेकिन फादर मून कहते हैं कि डीमन ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई है और माइकल का पास्ट और फ्यूचर भी, इसका कुछ तो मतलब है। अब फादर मून यहाँ सबको उस बॉक्स के बारे में बताते हैं, यानी जो डीमन ने माइकल को दिखाया था वो आधा सच था। डीमन ने माइकल को सपने में दिखाया था कि फादर मून ने उस डीमन को कैद कर लिया है, जबकि असलियत में सिस्टर ली और फादर मून उस डीमन को कैद नहीं कर पाए थे। और अब वक्त है इस 8 साल पुराने केस को बंद करने का। इसके बाद हम सदर्न कैथलिक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को आता देखते हैं जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और वो है जुनहो, जो कि एक एक्टर था। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से अब उसे कोई नहीं जानता है और जुनहो जीना नहीं चाहता। लेकिन यून उसे विश्वास दिलाती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कितने लोग हैं जो दोबारा अपने पैरों पे चलते हैं और जुनहो को हार नहीं माननी चाहिए। इधर योंगपिल और माइकल हॉस्पिटल की लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जे नाम से कोई भी इंसान नहीं मिलता। आपको याद होगा वो मेल नर्स जो पोजेस्ड होने वाला तीसरा इंसान था जो यून को पसंद करता था, लेकिन इस नाम का उस लिस्ट में कोई भी नहीं था। अब योंगपिल का दिमाग चलता है और वो कहता है कि पहले एक्सोर्सिज्म के बाद यून की कलीग पोजेस्ड हुई थी जो एक्सोर्सिज्म की जगह थी। वो कहता है कि जहाँ लास्ट एक्सोर्सिज्म हुआ है डीमन का नेक्स्ट टारगेट वहीं से जुड़ा होगा, जो था हाइड्रोथेरेपी रूम, वही रूम जहाँ मीसो का एक्सोर्सिज्म हुआ था। और ये लोग वहाँ जाने वाले पेशेंट की लिस्ट को चेक करने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर मून दूसरे फादर को कॉल करके पता लगाने को कहते हैं कि सिस्टर ली पोजेस्ड है या नहीं, जिसपे दूसरे फादर कहते हैं कि वो पता करके बताएंगे। तब बिशप कहते हैं कि अभी तक माइकल ने जो देखा वो सच हो रहा है, क्योंकि चर्च 2 दिन बाद मदर ऑफ पर्ल बॉक्स को दफनाने वाला है। और ठीक ऐसा ही माइकल ने अपने सपने में भी देखा था जब फादर मून ने बिशप से वो बॉक्स मांगा था। बिशप उस बॉक्स को ले जाने के लिए फादर मून को इजाजत दे देते हैं और कहते हैं कि डीमन माइकल के सपने के जरिए डर पैदा करना चाहता है। वो फादर मून से इस केस को खत्म करने के लिए कहते हैं, जिसपे फादर मून कहते हैं कि इस केस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। इसके बाद फादर मून माइकल को बताते हैं कि सिस्टर ली एकदम सही है, वो पोजेस्ड नहीं हुई हैं। जिसके बाद माइकल योंगपिल से हाइड्रोथेरेपी रूम जाने वाले पेशेंट की लिस्ट लाने को कहता है और योंगपिल सिक्योरिटी एम्प्लॉय बन के हॉस्पिटल के पेशेंट की लिस्ट निकाल लेता है। इसके बाद हम यून और माइकल को देखते हैं जब यून पूछती है कि एक्सोर्सिज्म के वक्त माइकल ने उसका नाम क्यों पुकारा था, जिसपे माइकल उसे सच नहीं बताता। यहाँ यून कहती है कि मीसो के लिए माइकल ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी, जिसपे माइकल कहता है कि इसीलिए वो एक्सोर्सिस्ट प्रीस्ट बना था, जबकि सच हम सबको पता है कि वो यून के लिए एक्सोर्सिस्ट प्रीस्ट बना था। यून एक नास्तिक है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो माइकल से कहती है कि उसने फैसला किया है कि अगले हफ्ते वो चर्च जाएगी। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो हाइड्रोथेरेपी रूम में जाता है। वो खुद की जान लेने के लिए पूल में चला जाता है जब उसे कोई खड़ा नजर आता है जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जुनहो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और अब अगला टारगेट जुनहो है, क्योंकि मीसो का एक्सोर्सिज्म वही हुआ था, यानी कि लास्ट एक्सोर्सिज्म जहाँ परफॉर्म किया गया था वो यही हाइड्रोथेरेपी रूम था।
और अब जुनहो के पोजेशन की शुरुआत हो जाती है, जब हम देखते हैं कि जुनहो की परछाई नहीं मुड़ती और जो अब तक पैरालाइज था वो अपने पैरों पे चलने लगता है। इसके बाद योंगपिल फादर मुन और माइकल को पेशेंट की लिस्ट देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि 50 पेशेंट का ट्रीटमेंट उस रूम में हुआ है, जिसमें से बहुत लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन योंगपिल तो योंगपिल है, वो कहता है कि अगर हम मीसो के एक्सोर्सिज्म के बाद वहाँ आने वाले पेशेंट को ढूंढें तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम यून और ते को देखते हैं, जब यून कहती है कि वो हिप्नोसिज्म से अपनी खोई हुई याद को वापस पाना चाहती है और ते से उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कहती है। ते थोड़ा हिचकता है और फिर कहता है कि यून उसे उसके ऑफिस में आके मिले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनहो के पैरों में हरकत होने लगती है और वो वॉकर के सहारे चलने लगा था, जो कि एक करिश्मा था। अब वो हॉस्पिटल के एक नर्स से फेवर मांगता है और कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है और वो जल्दी लौट आएगा और नर्स उसकी मदद करती है। जिसके बाद जुनहो को हम खुद के पैरों पे चलता देखते हैं, लेकिन वो जुनहो नहीं डीमन था। जुनहो एक पब में जाता है जहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है, लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड कोई और था। ये देख के जुनहो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जुनहो पे गुस्सा करता है। ये बात जुनहो को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार डालता है। और इसी केस की जांच करने डिटेक्टिव डोक्यून और रैन आते हैं, लेकिन डोक्यून को उन मरे हुए लोगों के चेहरे अजीब लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने पे उन्हें वहाँ जुनहो दिखता है। इधर फादर मुन और माइकल उन पेशेंट से पूछताछ करते हैं और उनकी चीजों पे होली वाटर डाल के पता करने की कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई पोजेस्ड है या नहीं। तभी फादर मुन को डोक्यून का कॉल आता है, जो कहता है कि जुनहो का नाम पेशेंट की लिस्ट में है, तो फादर को उसे चेक करना चाहिए क्योंकि वो मर्डर सस्पेक्ट है और जिस मर्डर का वो सस्पेक्ट है वो कोई आम खून नहीं है, ये काम किसी पोजेस्ड इंसान का है। और फादर जुनहो को चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बेड से काला धुआं आता है और फादर को पोजेस्ड इंसान मिल गया था। दूसरी तरफ हम जुनहो को यून का आईडी कार्ड लिए हुए देखते हैं। जुनहो यून को देख रहा था और यून एक रूम की तरफ जाती है जब उसे कई सारे कीड़े नजर आते हैं और हम देखते हैं कि यून की नाक से खून आ रहा था और वो बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ जुनहो के अंदर के डीमन ने करवाया था और हम देखते हैं कि जुनहो पोजेस्ड होके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर और उनकी टीम को हॉस्पिटल की फुटेज में जुनहो चलता हुआ नजर आता है और वो समझ जाते हैं कि जुनहो पोजेस्ड है, क्योंकि पैरालाइज्ड इंसान एकदम से कैसे चलने लग गया और उसका नाम हाइड्रोथेरेपी रूम के पेशेंट की लिस्ट में भी था। अब योंगपिल उसका एड्रेस निकाल लेता है, जिसके बाद योंगपिल और शिनमी उस पर नजर रखते हैं। माइकल यून से वापस बात करता है जब वो माइकल से पूछती है कि इस बार वो हॉस्पिटल में क्यों आया है, जिसपे माइकल बताता है कि जुनहो पोजेस्ड है और सेफ्टी के लिए वो यून को रोजरी और होली वाटर देता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो को डीमन टॉर्चर कर रहा होता है और उससे जबरदस्ती वो करने को कहता है जो डीमन चाहता है और जुनहो फिर से पोजेस्ड हो जाता है जब बेल बजती है और दरवाजे पे माइकल था, जो मेंटेनेंस ऑफिस का एम्प्लॉय बनके वाटर पाइप को चेक करने के लिए आता है, लेकिन जुनहो उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था। तब फादर मुन आते हैं और माइकल के साथ जुनहो के घर के अंदर चले जाते हैं। माइकल पूछता है कि तुम अचानक से खड़े होकर चलने कैसे लगे जबकि तुम पैरालाइज्ड थे, जिस पे जुन कहता है कि वो डरा हुआ है और उसे मालूम है कि वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो कहता है कि कोई उसे अंदर से खाता जा रहा है, जिस पे फादर मुन और माइकल उसकी मदद करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि उसे एक्सोर्सिज्म की जरूरत है, लेकिन जुनहो ऐसा नहीं चाहता, उसके लिए ऐसे ही रहना ज्यादा सही है, कम से कम वो चल तो सकता है। लेकिन फादर मुन कहते हैं कि क्या तुम एक खूनी बन के रह पाओगे जो डीमन से पोजेस्ड है, और ये सुनने के बाद जुनहो एक्सोर्सिज्म के लिए मान जाता है। अब फादर मुन अपने ग्रुप मेंबर्स को बुलाते हैं और ये फादर मुन के लिए आखिरी चांस था उस डीमन को बॉक्स में कैद करने का, और अब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। जुनहो के अंदर का डीमन तड़पने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन फादर मुन अभी भी प्रेयर्स पढ़ रहे थे। वो बताते हैं कि ये सिर्फ डीमन का एक इल्यूजन है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे डीमन ने ही बुलाया था। दरअसल ये सब डीमन का ही प्लान था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आधे घंटे पहले जुनहो ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके रैन से कहा था कि कुछ लोगों ने जुनहो को कैदी बना लिया है और वो उस पर जबरदस्ती एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं, और अब पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। फादर मुन माइकल से उस बॉक्स को वहाँ से लेके चले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ हम रैन को देखते हैं जब डोक्यून उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन रैन डोक्यून से बीच में ना आने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि माइकल उस बॉक्स को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पुलिस ने फादर मुन, योंगपिल और शिनमी को पकड़ लिया था। फादर मुन पे पहले भी केस रह चुके हैं और कुछ साल पहले वो जेल भी गए थे।
लेकिन शिनमी फेमस सीईओ की बेटी है, इसलिए उसके डैड उसे छुड़वा लेते हैं। लेकिन योंगपिल और फादर मुन को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैन डोक्यून से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो हमेशा हॉस्पिटल के केस में क्यों उलझा रहता है। लेकिन डोक्यून को याद आता है कि माइकल ने सपने में रैन की मौत देखी थी, इसलिए वो रैन से इन सब से दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनहो गैलरी आता है और उस बॉक्स को ढूंढता है और यहाँ हम जुनहो के अंदर उस डीमन को देखते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब यून वापस आती है तो देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। अब ये बात वो माइकल को बताती है और पूछती है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन माइकल के पास कोई भी प्लान नहीं था। तब शिनमी कहती है कि डीमन ने हमारे खिलाफ प्लान बनाया और अब हम प्लान के बदले ही प्लान बनाएंगे। वो कहती है कि डीमन को ये बॉक्स चाहिए और अब हम इस बॉक्स को ही अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। फादर मुन को माइकल की चिंता होती है। तब डिटेक्टिव कहता है कि उन्हें विश्वास है कि माइकल इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। अब माइकल जुनहो को कॉल करता है और जुनहो के अंदर का डीमन माइकल से बात करता है। तब माइकल कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने वो बॉक्स कहाँ छुपाया है। वो जुनहो को एक जगह बुलाता है और कहता है कि बॉक्स कार में है, लेकिन माइकल उस बॉक्स को तभी देगा जब जुनहो पुलिस स्टेशन कॉल करके फादर मुन और योंगपिल को छुड़वाएगा। लेकिन डीमन माइकल को एक तरफ फेंक देता है और उस बॉक्स को लेने जाता है, लेकिन उसमें कोई भी बॉक्स नहीं था। तभी माइकल जुनहो की तरफ एक लाइटर फेंक देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और वहाँ आग से एक क्रॉस बन जाता है और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। अब माइकल और शिनमी ने डीमन को एक जगह बांध दिया था। माइकल अब प्रेयर्स पढ़ता है और एक्सॉर्सिज्म करता है, जिससे जुनहो को तकलीफ होने लगी थी। शिनमी माइकल को रुकने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है कि हम अंत तक पहुंच गए हैं और इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। माइकल उस बॉक्स को डीमन के सामने रखता है, जिसके बाद वो शिनमी से माफी मांगता है और कहता है कि बाकी लोगों से कहना कि माइकल उनका शुक्रगुजार है और वो उनसे माफी मांगता है। माइकल उस बॉक्स को खोल के रख देता है। माइकल जानता है कि डीमन को कैद करने के लिए उसे डेविल प्रीस्ट बनना पड़ेगा और अब माइकल भगवान को छोड़ने के लिए कहता है और वो अपने अच्छे पलों को याद करता है। वो खुद डेविल प्रीस्ट बनने जा रहा था। तभी वहाँ फादर मुन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान को छोड़ने की। ये डीमन यही चाहता है, वो तुम्हारे अंदर डर पैदा करना चाहता है। डीमन फादर मुन को देख के चिल्लाता है क्योंकि वो जानता है कि फादर मुन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। फादर मुन माइकल से फिर से प्रीस्ट की तरह एक्सॉर्सिज्म करने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों प्रेयर्स पढ़ते हैं जब डीमन तड़पना शुरू करता है और वो माइकल से कहता है कि अगर माइकल ने ये सब यहीं रोक दिया तो वो यून की जिंदगी बख्श देगा। और जब माइकल को अपनी यादें याद आ गई हैं तो उसे यून के साथ लाइफ बितानी चाहिए। लेकिन फादर मुन माइकल को फोकस करने के लिए कहते हैं और डीमन से उसका नाम पूछते हैं। डीमन तड़प के अपना नाम बता ही रहा था कि तभी डीमन एक कार को इन लोगों की तरफ चला देता है और वो कार बॉक्स पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉक्स टूट जाता है और जुनहो वहीं बेहोश हो जाता है। जुनहो तो ठीक हो गया था, लेकिन वो बॉक्स टूट गया था जो उस डीमन को कैद करने की आखिरी उम्मीद थी। ये देख के माइकल टूट जाता है। जुनहो को वापस एडमिट करवाया जाता है। जब फादर मुन कहते हैं कि माइकल अपने सपने को भूल जाए, वो डीमन की सिर्फ एक चाल है और ये क्या कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तब शिनमी माइकल को कॉल करके बताती है कि सिस्टर ली आज दोपहर कोरिया आने के लिए निकल चुकी हैं, उन्हें बिना बताए। जिसके बाद यून माइकल से बात करने के लिए आती है और कहती है कि माइकल ने एक बार फिर से किसी की जान बचा ली। उसे लगता है कि सर्जरी करने वाले हाथों से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हाथों की जरूरत ज्यादा है। तभी वहाँ हम एक पेशेंट को आता देखते हैं और यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था, यानी कि वूजू, जो सबसे पहले पजेस्ड हुआ था। ये देखकर यून और माइकल शॉक हो जाते हैं। वूजू को तेज बुखार था। उसकी माँ बताती है कि वूजू खांस रहा था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। वूजू की माँ माइकल से पूछती है कि क्या वो डीमन वापस वूजू में आ गया है, लेकिन माइकल कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। हम देखते हैं कि मीसो भी खांसने लगती है, जो कि डीमन से पोजेस्ड होने वाली दूसरी इंसान थी। जिसके बाद वूजू को होश आता है और वो यून को बताता है कि उसने सपने में वापस उस डीमन को देखा है। ये सुनने के बाद अब ये लोग फादर मुन को बुलाते हैं, जो वूजू के माथे पे क्रॉस बनाते हैं और हम देखते हैं कि वूजू की सांस काली हो जाती है। यून के पूछने पे फादर मुन बताते हैं कि वूजू पोजेस्ड नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो केवल उन्होंने अभी तक किताबों में ही पढ़ा है, जो है डीमंस ब्रेथ। किताब के हिसाब से जो भी डीमन की सांसों को इनहेल करता है उसकी सांसें काली हो जाती हैं। आप इसे एक्सॉर्सिज्म का आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं। अगर उस डीमन को नहीं पकड़ा जिसने ये सब किया है तो ये लोग लाइलाज बीमारी को झेलेंगे और एट द एंड सब मर जाएंगे। फादर मुन कहते हैं कि डीमन केवल हमारी जिंदगी नहीं चाहता, बल्कि वो उनकी जिंदगी को कैद करके रखते हैं।
ताकि वो अपनी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकें। डीमन क्या चाहता है ये तो फादर मून इस वक्त नहीं जानते, लेकिन समय आने पे डीमन खुद बताएगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो लोग उस वक्त वहाँ थे वो सब खांसना शुरू कर देते हैं और एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। इयोन फादर मून से पूछती है कि क्या डीमन की ब्रेथ एक संक्रमण की तरह है, लेकिन फादर के पास इसका अभी कोई भी सही जवाब नहीं है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जो इन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर रही है? आखिर इस वक्त डीमन कहाँ है और डीमन का असली नाम क्या है? अब फादर मून का अगला कदम क्या होगा, ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।